हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, हम लोग जो है पॉलिटी सेक्शन कवर कर रहे थे। पॉलिटी सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हर स्टेट पीसीएस सर्विसेज में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी के भी। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, हम लोग घटना चक्र का पॉलिटी सेक्शन कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। सो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कर लिया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कर लिया है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कर लिया है। तो गाइज, आज हम लोग जो है वो बात करेंगे प्रीएम्बल की। ठीक है, ये हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। 3 चैप्टर के एमसीक्यूज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं कवर करा चुका हूँ। सो गाइज, इफ अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारी वीडियोस ऑलरेडी हैं सेम चैनल पे, आप जाके देखिए उनको। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जो है वो काम आने वाली चीजें, राइट। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है गाइज, सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज देखिए, पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, what was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26th of January 1950 when the constitution came into the force। तो देखिए, ये पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था उस वक्त इंडिया के रिपब्लिक का, यानी हमारा जो संविधान है वो एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, तो उस वक्त क्या स्टेटस था। तो देखिए, हमारी जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या फिर सोवरन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या फिर सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो गाइज, उस वक्त 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया था, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा सोवरन सेक्युलर सोवरन, ये होगा बी, सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है गाइज, ये शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन था तो ओरिजिनल जो था वो, उसमें ये 3 बातें मेंशन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बताता है, सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जो बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स और डाले गए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ठीक है ना, और बाकी यूनिटी की जगह और यूनिटी विद इंटीग्रिटी भी डाला गया। तो ये चीज थी। तो आज की डेट में अगर ये पूछा जाता ना कि करंट डेट, तो करंट डेट का हिसाब से आंसर होता हमारा डी, अ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो गाइज इसका आंसर होगा अपना बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच नेम इज अवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री का नाम क्या है गाइज, एनी आइडिया। भारत एंड इंडिया, भारत ओनली, हिंदुस्तान एंड इंडिया, भारत हिंदुस्तान इंडिया। तो गाइस, ये जो हिंदुस्तान है ना, ये कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रीएम्बल में कहीं नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो नाम है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का वो है भारत एंड इंडिया। इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया, राइट। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच फॉर्म is India declared a preamble of Indian Constitution। ठीक है, इसका भी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कवर किया था, तो उसका होना चाहिए सी, अ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है ना, सोवरन क्यों, सोवरन का मतलब होता है आज़ाद, यानी हमें कोई गवर्न नहीं कर रहा, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, हमें कोई और, जैसे कि आज़ादी से पहले हम लोग गुलाम थे, ब्रिटिश एम्पायर जो है वो हुकूमत करता था। आज की डेट में हम सोवरन स्टेट हैं, हम अपनी पॉलिसी, हम अपनी नीति, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो, हम अपनी नीतियां खुद बनाते हैं। तो दैट्स द रीजन वी आर सोवरन इन नेचर। ठीक है, सोशलिस्ट का देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है, सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है फॉर द पीपल, गवर्नमेंट काम करेगी फॉर द पीपल। ठीक है ना, हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें कि सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है, राइट। तो सोशलिज्म का मतलब जैसे कि आप ये समझ लीजिए, हमारी जो सरकारी अस्पताल है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सोशलिज्म। ठीक है, हमारे जो है वो सरकारी स्कूल्स हैं, हमारे जो सरकारी यूनिवर्सिटीज है, जिसमें कि बहुत कम पैसों में जो है गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सकता है, बिकॉज जो यहाँ पे जो इंडिया में जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, दैट इज आवर फंडामेंटल राइट। ठीक है, दैट इज नॉट अ कमोडिटी। तो ये चीज, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि जो सोशलिस्ट का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो
इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो सोशलिस्ट नेचर है। ठीक है, अब देखिए सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या होता है? देखिए गाइस, सेकुलर का मतलब ये होता है कि वो देश जिसका कोई भी धर्म नहीं है। हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है, हालांकि 80% ऑफ द पीपल फॉलोइंग हिंदुइज्म, राइट, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो देश है वो कोई हिंदू राष्ट्र है, राइट। तो इसका सेकुलर का मतलब यही हुआ कि वो देश जिसका अपना खुद का कोई धर्म नहीं है, जबकि लेकिन ये सारे धर्मों को मान्य देता है, वैलिडेशन देता है कि हर इंसान अपने अपने धर्मों को मान सकता है। ठीक है, अब देखिए डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक का मतलब कि जो भी चीजें होंगी, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी गवर्नमेंट को चलाएंगे, वो कोई डिक्टेटर नहीं होगा, वो होगा जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि। तो इसीलिए जो सेटअप है हमारी गवर्नमेंट का वो है डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, इसीलिए हमारे देश में है डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब देखिए रिपब्लिक। तो गाइस रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ जो स्टेट है वो भी इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ स्टेट, देखिए हेड ऑफ स्टेट कौन है आज की डेट? जो हेड ऑफ स्टेट है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो उनका भी चुनाव होता है, राइट, लेकिन वो डायरेक्ट चुन के नहीं आते, इनडायरेक्टली ही सही, जो एमएलए एमपीज चुनते हैं उनको। ठीक है, तो उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, लेकिन होता तो वो भी इलेक्टेड है। ठीक है ना, तो इलेक्टेड जिस देश का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो उसको, उस देश को बोला जाता है रिपब्लिक, एज सिंपल एज दैट। सो आई होप आपको ये पांचों वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। इफ अगर आपको ये पांचों वर्ड के मीनिंग समझ में आ गए गाइस, सो आई कैन गारंटी कि प्रियम्बल का कोई क्वेश्चन अब आपसे छूटेगा नहीं, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। अब देखिए, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। देखिए अब करेक्ट पूछा इसने, जब भी कभी पूछा जाए करेक्ट या इनकरेक्ट तो ना, तो उसको आप गोला या टिक मार्क लगा लीजिए, क्योंकि अदरवाइज वो गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। कई बार हमसे पूछा इनकरेक्ट जाता है, हम लोग जो है वो करेक्ट ढूंढ कर टिक कर देते हैं, तो वो फिर वो ब्लंडर हो जाता है बहुत गंदा वाला। तो देखिए अब ये इसमें करेक्ट पूछा है प्रियम्बल के रिस्पेक्ट में। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय नेहरू, जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम द प्रियम्बल। बात सही है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो बाद में जो है वो प्रियम्बल का उसने रूप लिया गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो ये सही है, ये इज करेक्ट। इट इज नॉन जस्टिसिएबल। देखिए नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए ये बात कर रहा है फ्रेटर्निटी की, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बात कर रहा है इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, सेक्युलर स्टेट की, डेमोक्रेटिक की, लेकिन इन केस मान के चलिए कि आप जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते। मान के चलिए कि जिस जैसा मेरे को जो है वो कुछ जो है गड़बड़ लग रही है, हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही, ठीक है ना। मान के चलिए कोई कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई है और वो चला जाए कोर्ट में कि सर प्रियम्बल में तो ये लिखा है ना, और हमारे से इक्वालिटी के साथ हमारे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो वो जो है इट इज़ अ नॉन जस्टिसिएबल। आप प्रियम्बल को लेके जो है वो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसका यही मतलब है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल का मीनिंग यही है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, तो देखिए इट कैन बी अमेंडेड क्योंकि अमेंड तो हुआ ही है, ठीक है ना। इट कैन बी अमेंडेड, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमारा हुआ था, 47 अमेंडमेंट एक्ट में जो हमने 2 प्रोविजन डाले ना, उसमें हमने डाला कि क्या कहते हैं सेकुलर है, और हमने डाला कि क्या कहते हैं सोशलिस्ट है। ये देखिए हमने ये चीज़ डाली थी, अपना कहाँ गया, हाँ देखिए सेकुलर हमने डाला एंड सोशलिस्ट डाला 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, तो इट कैन बी अमेंडेड, तो ये हमारा हो गया गलत, ठीक है। It cannot be amended. Yes, it can be amended. Preamble cannot override the specific provision of the Constitution. ये क्या कह रहा है? Preamble cannot override the specific provision of the Constitution. ये भी बात सही है कि भाई प्रियम्बल में हम किसी तरीके से कोई ऐसी बात मेंशन नहीं डाल सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक प्रोविजन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की काइंड ऑफ सोल से अगर अलग चला जाए। मान के चलिए आज सेक्युलर है हमारा देश, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको अमेंड करके हम उसको कोई सेकुलर की जगह हम उसको कोई एक इस्लामिक राष्ट्र बना दें या हिंदू राष्ट्र बना दें, राइट। हम उसकी जगह डेमोक्रेटिक की जगह हम जो है वो डिक्टेटरशिप वाला प्रोविजन डाल दें, ठीक है ना। तो वो वही कह रहा है प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड, क्या मतलब ये नहीं कि प्रियम्बल में आपने डाल दिया तो हो जाएगा, तो दैट इज द मीनिंग, ठीक है। तो 1 करेक्ट, 2 करेक्ट एंड 4 करेक्ट, तो देखिए 1, 2 एंड 4, सो इसका आंसर होगा बी, 1, 2 एंड 4, ठीक है गाइस।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाय, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रेम्बल जो हमारा अमेंड हुआ था जिसमें कि वो दो जो हमने सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को इनकॉर्पोरेट किया था वो था हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका ये देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया। 1976 द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मॉडिफाइड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो गाइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिटेल है, ये आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। द कैरेक्टर ऑफ द इंडिया एज सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहले था, फिर इसको चेंज करके क्या किया गया, देखिए सोवरन ऐसे का ऐसे ही है जैसे ये है, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हमने डाला, ठीक है। सोवरन भी पहले था, डेमोक्रेटिक भी पहले था, रिपब्लिक भी पहले था, हमने क्या नया ऐड किया, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ठीक है। एंड यूनिटी ऑफ द नेशन को हमने चेंज करके क्या किया, इंटेग्रिटी वर्ड डाला, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। गाइस, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का गोल पूछ रहा है, द गोल यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। देखिए क्या क्या पूछ रहा है, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, ओके, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ओके, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो देखिए गाइस वो जो हमारा प्रीएम्बल है वो जस्टिस एंड सोशल इकोनॉमी की भी बात करता है ना, सोशल जस्टिस की भी बात करता है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन वर्शिप उसकी भी बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की भी बात करता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की भी बात करता है। तो डी वुड बी द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इंडिया इज द रिपब्लिक मीन्स, देखिए अभी रिपब्लिक का मतलब मैंने आपको समझाया था, है ना। इंडिया इज अ रिपब्लिक है, लेकिन रिपब्लिक का मतलब क्या है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन। इट इज द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल द मैटर, ओके। देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई ये तो देखने में गलत लग रहा है। देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया, ये देखिए देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया, इस पे लगा देते हैं पॉइंट छोटा सा। और डी देखते हैं, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो देखिए रिपब्लिक का तो कोई मतलब नहीं है इस सेंटेंस से, हालांकि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट बट इस कंटेक्स्ट में नहीं। तो गाइस ये देखिए इसका आंसर होगा सी, इंडिया देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर्स ऑन इंडिया। हेरिडेटरी का मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, अनलेस और अनटिल ही विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और मैंने आपको रिपब्लिक का मीनिंग बताया था, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट मीन्स रिपब्लिक, दैट्स ऑल। तो सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सेकुलर इन इंडिया। अब देखिए अब ये आ रहा है ना एक एक करके ये सारे जितने भी वर्ड्स थे जो कि प्रीएम्बल में मेंशन है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो प्रीएम्बल का कोई क्वेश्चन फंस गया, जो कि हर साल एक आधा आ ही जाता है, साल 2 साल में एक बार जरूर आता है प्रीएम्बल, बिकॉज प्रीएम्बल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और ये बड़ा आसान है, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया डेफिनेटली आप जो है वो 100% ठोक के आएंगे। तो देखिए सेकुलर का मतलब पूछ रहा है, तो गाइस देखिए सेकुलर, इंडिया हैज मैनी रिलीजन, यस ऑफ कोर्स इंडिया हैज मैनी रिलीजन, इंडिया के पास मैनी रिलीजन है, बट उसका मतलब सेकुलर नहीं है, ठीक है। सेकुलर का मतलब ये नहीं है, वो सेकुलर का मतलब पूछ रहा है, ठीक है। हालांकि अपने आप में इंडिविजुअल स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सेकुलर का ये मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा गलत। अब देखिए इंडिया हैव अ रिलीजियस फ्रीडम, ये भी बात सही है, इंडिया हैज अ रिलीजियस फ्रीडम, लेकिन सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द इंडिविजुअल, बात सही है, ये भी अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये मीनिंग भी नहीं है सेकुलरिज्म का या फिर सेकुलर का। अब देखिए डी, देयर इज अ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, नो रिलीजन ऑफ द स्टेट यानी स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक है ना। स्टेट में रहने वाले लोगों के अपने अपने रिलीजन है, लेकिन स्टेट का बजाते खुद कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो डी वुड बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज नॉट इन द प्रीएम्बल, देखिए प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड नहीं है देख लेते हैं। देखिए सोशलिस्ट भी है, सेक्युलर भी है, सोवरेन भी है, पब्लिक वेलफेयर नहीं है, तो पब्लिक वेलफेयर विल बी द राइट आंसर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी लिबर्टी जो है प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है, नॉट पूछा ना ये, नॉट। तो देखिए लिबर्टी ऑफ थॉट, देखिए लिबर्टी ऑफ थॉट तो है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है, लिबर्टी ऑफ फेथ भी है और लिबर्टी ऑफ वर्शिप भी है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। देखिए ये भी बड़ा इन्होंने घुमाया है, इकोनॉमिक लिबर्टी, लेकिन अगर गाइस यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस होता ना लिबर्टी की जगह, तो ये आंसर जो है, क्योंकि इकोनॉमिक जस्टिस की बात की है प्रीएम्बल ने लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की, तो डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसने पूछा है नॉट एम्बॉडीड। Which one of the following reflects the most appropriate relation between law and liberty? देखिए लॉ एंड लिबर्टी का रिलेशन पूछा इसने, लॉ यानी कानून, लिबर्टी का मतलब आजादी। तो देखिए इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, यानी कि जहां जितने ज्यादा कानून होंगे वहां पे उतनी ही कम आजादी होगी। ओके, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, ठीक है। इफ देयर इज अ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, ये तो गलती है, ठीक है ना। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफ्टन लिबर्टी इज इन डेंजर, ये भी कोई तर्क नहीं है, ठीक है ना। देखिए आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों में से सही लग रहा है, अब ये फिर से देख लेते हैं। इफ देर इज मोर लॉ देर इज अ लेस लिबर्टी, इसका कहने का ये मतलब है कि भाई जिस देश में ज्यादा कानून होंगे उस देश में जो है वो लिबर्टी कम होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, चाहे वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे कितने लॉज है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वहाँ लिबर्टी कम है। तो गाइज इसका आंसर होगा बी, इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी। जाहिर सी बात है भाई, जिस देश में कानून ही नहीं है तो इसका मतलब कि हर गैर कानूनी काम कानूनी हो गया ना, फिर तो जो है लड़कियों का बाहर जाना भी जो है वो जो है फिर छेड़खानी हो सकती है उनके साथ, बिकॉज देयर इज नो लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज़ादी कम होगी या आज़ादी ज़्यादा होगी या कम होगी, तो गाइस जहाँ पे जिस देश में कोई कानून नहीं है, जैसे कि मान के चलिए जितने भी अनडेवलप्ड हैं, चाहे वो सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, इवन पाकिस्तान हो, तो वहाँ पे कोई कानून ही नहीं है, कोई कानून को मानने वाला ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे आज़ादी नहीं है, लिबर्टी नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि लॉज और लिबर्टी ना ये ऑड नहीं है एक दूसरे से, बल्कि एक दूसरे के ये पूरक है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे के जो है वो कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर है, रादर देन अगेंस्ट और ऑड विद ईच अदर। सो बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, हाँ अभी देखिए ये जस्टिस की बात कर रहा है, देखिए सोशल जस्टिस तो है ही, पॉलिटिकल जस्टिस भी है और हमारा इकोनॉमिक जस्टिस भी है, रिलीजियस जस्टिस नहीं है, ठीक है। और ये पूछ रहा है नॉट, तो आंसर डी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है ना, बाकी सब नहीं होंगे। Which one of the following objective is not embodied in the preamble of the constitution? देखिए कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। देखिए लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और आपका लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो देखिए तो क्वेश्चन आया, आई थिंक आया हुआ था पिछले भी, है ना। तो इकोनॉमिक लिबर्टी हमारी नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। तो ये देखिए आईएएस यूपीएससी का 2007 का क्वेश्चन है। तो गाइस रिपीटेशन में मैंने कहा ना क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको ढंग से मेरे ख्याल से 1 घंटा भी दे देंगे मोर देन इनफ। हमारी वीडियोस आप 2 से 3 बार देखिए, फिर अगले दिन फिर 1-2 बार देख लीजिए, यू डोंट हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, दैट्स माई प्रॉमिस। सो आंसर बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है ना। इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड, अगर इकोनॉमिक जस्टिस होता तो वो राइट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, अब ये ट्रू पूछा है इन रिलेशन टू द प्रीएम्बल, ट्रू पूछा है इन रिलेशन टू प्रीएम्बल, ठीक है ना। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। देखिए बिल्कुल सही है, ये तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सोशलिस्ट और सेक्युलर भारत के जो प्रीएम्बल का पार्ट नहीं थे 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, ठीक है ना। आगे फिर भी ये भी देख लेते हैं, द अबव मेंशन्ड वर्ड वर इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो 1977 नहीं था, 76 था, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये हो गया गलत। द अबव मेंशन्ड वर्ड वर इंसर्टेड इन 1985, ये भी गलत है,
क्योंकि वो था 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट। दीज टू वर्ड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, वो दे आर पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, है ना, जो कि बाद में 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डाले गए थे। अब ये देखिए, दैट क्वेश्चन इज कितनी बार आया हुआ है, यूपी पीसीएस 2015, यूपी यूडीएलडीए 2006, 2008, 2008, 2012, 2012, 13। तो गाइस ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और थोड़े से फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, राइट। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया, आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सोल क्या है, आत्मा। प्रियम्बल देखिए बेसिकली है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल काइंड एक समरी है। मान के चलिए आप कोई भी किताब खरीदते हैं तो किताब के पीछे अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे लिखा होता है ना, डिस्क्रिप्शन पूरा समराइज होता है कि बुक किस किस बारे में है, उसकी क्या कहानी है, उसका पूरा एक समराइज फॉर्म में हम जिसको कह सकते हैं, है ना, प्रीफेस जिसको कह सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो प्रियम्बल है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ब्रदरहुड की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है ना, हमारे सोशलिज्म सेकुलरिज्म की बात की गई है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोर और लेस वैसा ही होगा। हमारे जितने भी लॉज होंगे, जो पार्लियामेंट बनाएंगे या जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस जाएंगे, वो सारे इसी के तहत जाएंगे और इसी के थ्रू गवर्न होंगे। कोई भी पार्लियामेंट कानून बनाएगा तो वो ये ध्यान में रख के बनाएगा कि वो जो भी चीज बना रहा है क्या वो प्रियम्बल के अगेंस्ट में तो नहीं जा रही। अगर वो अगेंस्ट में जा रही है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते ही वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो प्रियम्बल इज अवर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रियम्बल, ओके गाइस। लेकिन अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये पूछ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अगर मान के चलिए वो यही पूछता कि बी आर अम्बेडकर के रिस्पेक्ट में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, तो गाइज वो वहां पे आंसर वो चेंज हो जाएगा। सोल का मतलब अब ये मत समझ लेना, सोल सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे मैंने बात की है। लेकिन अगर बी आर अम्बेडकर का रेफरेंस दिया जाए, बी आर अम्बेडकर ने जो सोल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था आर्टिकल 32 को, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में हम बात की जाए तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रियम्बल है, सिंपल है। तो वो इसीलिए इतने सारी बार वो आया क्योंकि बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं, उसको फंडामेंटल राइट कोई लिखाता है, कोई देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी लिखाता है ना। तो अगर यहाँ बी आर अम्बेडकर होता तो डी आंसर होता, समझ गए गाइस। सो गाइस आगे चलते हैं। अब देखिए, हु हैज टर्म कॉन्स्टिट्यूशन एज सेक्रेड डॉक्यूमेंट। सेक्रेड का मतलब क्या होता है, सेक्रेड का मतलब पाक पवित्र, ठीक है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो ये किसने कहा था, ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था, ये राइट आंसर होगा इसका, बाकी को सोचना ही नहीं है। In which of the following cases Supreme Court held that the preamble form part of the Constitution। तो देखिए क्या हुआ था कि प्रियम्बल की भी एक अपनी एक जो है उसका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में आए थे, ठीक है ना। तो प्रियम्बल कब सुप्रीम कोर्ट ने कब माना कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो वो इन्होंने ए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली नहीं, बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये भी नहीं था, ये वो था एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वुड बी द राइट आंसर। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया था कि भाई प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ओके गाइस। आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following cases Supreme Court regarded preamble is a part of the basic structure of the Indian Constitution। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कब कहा गया था, देखिए ये गाइस कहा गया था, बेरू बेरू केस नहीं था, ए गोपालन भी नहीं था, पिवरी परसी भी नहीं था, ये वो था केशवानंद भारती केस। देखिए केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जो है वो परिभाषा दी थी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये सबसे अब तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच है। 13 जज बैठे थे इसमें सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने फैसला दिया था। इस अब तक 13 जो मेंबर की जो 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 जज का जो पैनल है, वो अभी तक किसी उसमें नहीं बैठा। तो इन्होंने केशवानंद भारती केस में कहा था कि प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि वो चीजें आप बदल नहीं सकते थ्रू अमेंडमेंट। प्रियम्बल कैन बी अमेंड, अगर पार्लियामेंट चाहे तो प्रियम्बल को अमेंड कर सकता है, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में किया 1976 में, ठीक है ना। उसका अमेंडमेंट, पार्लियामेंट को पावर है, उसका अमेंडमेंट कर सकता है। उसके अंदर जो है वो और कुछ अच्छे वर्ड डाल सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए डाल दीजिए फ्रीडम डाल दिया या ब्रदरहुड डाल दिया, है ना। वो चीजें अच्छी चीजें डाल सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। उसकी आत्मा जो है, आत्मा किस क्या है, भाईचारे की है, आत्मा है प्रेम की, सद्भाव की, है ना। आत्मा है प्रोग्रेसिव स्टेट बनाने की, आत्मा है सेकुलरिज्म की। तो उस आत्मा के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो था अपना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो गाइज ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो हमने बता दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड इन। अब देखिए इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ कहाँ मेंशन है, ये पूछ रहा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए प्रियम्बल में तो है, लेकिन फंडामेंटल राइट में इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, ठीक है। बी देखते हैं। द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए फंडामेंटल राइट में तो नहीं है, इसमें तो ये और ये तो गलत ही हो गया, ठीक है ना। लेकिन प्रियम्बल में तो है इकोनॉमिक जस्टिस की बात की। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अगर आपको ध्यान हो, आर्टिकल 38 इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही गई है हमारे डीपीएसटी में, राइट। तो डीपीएसटी अभी हमें कवर कराना बाकी है, राइट। हम उसके एमसीक्यूज बिल्कुल सॉल्व करेंगे। लेकिन गाइज इफ यू वांट टू मेक सेपरेट वीडियो ऑन द डीपीएसपी कॉन्सेप्ट का, अगर आप चाहते हैं फंडामेंटल राइट्स का मैं डीपीएसपी के अलग से वीडियो बनाऊं फॉर द एक्सप्लेनेशन, डेफिनेटली आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर उस पर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा 15 से 20 मिनट का, बट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज इसका आंसर है अपना B. The preamble and the directive principle of state policy talks about the economic justice. Okay, so next देखते हैं। देखिए the mind of the maker यानी संविधान बनाने वाले, mind of the maker of the constitution of India is reflected in which of the following। देखिए सिंपल है, जब संविधान जिन लोगों ने बनाया था उनके दिमाग का जो रिफ्लेक्शन है वो किस में झलकता है, प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में, या फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो देखिए वो तो दिमाग तो सभी का था, फंडामेंटल राइट्स में उन्होंने लिखा, डीपीएसपी, लेकिन जो कहना ना रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन मैंने बताया वो समरी में ही दिखेगी, और वो समरी है हमारे प्रियम्बल। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो हमारा एक छोटी सी जो एक शुरुआत है, एक सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, टॉप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे पॉलिटी सेक्शन की, स्पेशली फॉर यूपीपीसीएस 2021। ये जो एग्जाम आने वाला है, ज़्यादा वक्त है नहीं, 1.5-2 महीने का टाइम है, तो हम पूरा कवर करा रहे हैं इसको। तो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेरी, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो लेक्चर, कुछ भी है, एनीथिंग आपको पसंद आया ना पसंद आया, ओके गाइस। सो आज के लिए इतना ही। सो टिल देन बाय बाय।